Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So today I am taking you to the chapter number 3 और इस चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम से ही पता पड़ रहा है आपको कि मोशन इन अ टू डायमेंशन, मोशन इन अ प्लेन है ये. दैट मीन्स इसके अंदर दो डायरेक्शंस होंगे और इन दो डायरेक्शंस को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, वेक्टर एनालिसिस. बिकॉज सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल इन द चैप्टर नंबर 3 जिसमें है ना सबको समझने के लिए वेक्टर्स की कहीं ना कहीं पे नीड होगी, इसलिए हम वेक्टर एनालिसिस को इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं और इसीलिए एनसीईआरटी वालों ने भी वेक्टर एनालिसिस को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे आता है वो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स. इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स दैट मीन्स व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अब फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग अ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कॉल्ड द वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है. एग्जाम्पल के लिए आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स. ठीक है, मुझे अगर ये बुक पढ़ी है, ठीक है, इस बुक को मुझे वेट अ सेकेंड, अगर मुझे ये बुक पढ़ी है और मुझे इस बुक को है ना फोर्स लगा के इस तरफ मूव करना है, राइट. अगर मैंने इसको ऐसे मूव किया है दैट मीन्स मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू तो लगी है, राइट. वैल्यू लगी है प्लस मैंने इसको फोर्स किस में लगाया, राइट डायरेक्शन में लगाया. ठीक है, मेरा राइट है तो राइट डायरेक्शन में मैंने इसमें फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हो गया, डायरेक्शन भी हो गया. सो वी हैव अ टू क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसका वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो आगे की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें है ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, हमारा टॉर्क हो गया, हमारे पास में वेलोसिटी हो गई, एंड इम्पल्स भी इसी में आता है और मोमेंटम भी इसमें आता है. ऐसे करते बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या है, डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है. ठीक है जी, ठीक है, आपको अगर ये समझ में आया है तो बढ़िया बात है. चलो आगे पढ़ते हैं. आगे पढ़ने का मतलब क्या है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है जी, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले एक नोट को ध्यान में रखो. नोट, इफ अ फिजिकल क्वांटिटीज, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के दोनों वहीं पे एप्लीकेबल होते हैं, फिर भी वो वेक्टर एडिशन में नहीं आता है, वेक्टर्स में नहीं आता है, वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन में नहीं आता है, उसको वेक्टर में कंसीडर ही नहीं करते हम. ठीक है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, सॉरी बार बार आपको एग्जांपल लेके समझाना पड़ा है. देखो यहाँ पे क्या है, इस पे फोर्स लगा के मैंने क्या किया है, वेक्टर दिया है. फोर्स लगा के वेक्टर दिया है, आई मीन फोर्स वाला वेक्टर दिया है, राइट. हमारे डायरेक्शन और हमारे इसका क्या हो गया है, मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों यहाँ पे एप्लीकेबल है. ठीक है, अब दोनों एप्लीकेबल है तो इसका मतलब वर्क डन भी हो रहा है. वर्क डन हो रहा है तो देखो वर्क डन किस डायरेक्शन में हुआ था, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट. लेफ्ट टू राइट में जब हमारा वर्क डन हुआ है तो वर्क डन का डायरेक्शन भी था, वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी था, लेकिन स्टिल वर्क डन इज नॉट कंसिडर इन अ वेक्टर. ठीक है, ऐसा क्यों, आप सर को पूछोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वर्क डन के डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट स्टिल इसको वेक्टर में नहीं रखेंगे. एक्चुअली क्या होता है कि वी हैव अ 3 लॉज, वेक्टर एडिशन के 3 लॉज है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और सब्ट्रैक्शन वाला लॉ भी आता है. इफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर है अगर इन लॉज को फॉलो करती हैं तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, वेक्टर्स में कंसीडर करते हैं. बट इफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट फॉलोज द रूल ऑफ वेक्टर एडिशंस, वो जो 3 रूल्स है उनको फॉलो नहीं करती है तो हमें उसको वेक्टर कैटेगरी से बाहर रिमूव कर देना होता है. दैट्स व्हाई वर्क डन इज नॉट कंसिडर इन अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं देन इट डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई दैट इट इज अ वेक्टर. फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो वेक्टर है. फॉर इट टू बी अ वेक्टर द थर्ड कंडीशन ऑफ द ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हैज टू बी सेटिस्फाई. इन तीनों लॉज को और थर्ड कंडीशन को स्पेशली सेटिस्फाई करेगी तो ही हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ वेक्टर. अदरवाइज इट इज नॉट कंसिडर इन अ वेक्टर. तो ये किस में आएगा, स्केलर में आएगा. ठीक है,
वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से लगाकर, और इस एरो से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरो का जो हेड होता है, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है हमारे पास में, जिससे स्टार्टिंग होती है, जिससे स्टार्टिंग हो रही है, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग का है, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। दूसरे नाम में हेड और टेल भी बोल सकते हैं। वेक्टर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ वी हैव अ टाइप्स ऑफ वेक्टर। आई नो थोड़ा बहुत फास्ट चल रहा होगा किसी किसी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं है, ये नॉर्मल ही है, स्पीड इतनी ही रहती है। तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि वहाँ पे हमें डिटेल में समझना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है कि ये सब टाइप्स है और छोटी मोटी सी थिंग्स है। सो मैं इसको जितना आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर किसी को फिर भी अगर ये फास्ट लग रहा है तो देन आप आपकी यूट्यूब की वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, 0.75x पे रख के देख सकते हैं इस वीडियो को, अदरवाइज फिर भी ये फास्ट नहीं है। सो वी हैव अ टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर्स के डिफरेंट काइंड्स होते हैं, हम वन बाय वन करके उनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास में इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव अ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज द इक्वल डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास में और दोनों के दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये किस में कंसीडर किया जाएगा, इक्वल वेक्टर्स में कंसीडर किया जाएगा। जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरफ, और दोनों देखो साइज में भी एक जैसे दिख रहे हैं, आई मीन मैग्नीट्यूड में भी एक जैसे हैं, तो हम इसको किस में कंसीडर कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वेक्टर जो हमारे पास में आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल when they both have a same direction and one vector is a scalar multiple of another vector, ठीक है। पैरेलल वेक्टर कब होंगे, जब दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं मानता हूं कि ये मेरा पेन जो है ये एक वेक्टर है, इसका पॉइंट हेड जो है ये हेड है और दिस वन इज अ टेल, ठीक है। अगर एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में इसी तरह से रखा हुआ है तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में इसी तरह से अगर रखा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों पैरेलल है। और एक कंडीशन और है, ठीक है, सेकेंड वेक्टर जो होता है स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। स्केलर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, इन नंबर से वो मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। और स्केलर शुड बी पॉजिटिव एंड नॉन जीरो। एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या लिख रखा है, एक वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, साथ साथ में दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, बोथ आर इन द राइट डायरेक्शन। बट सेकेंड वेक्टर को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 2 से मल्टीप्लाई मतलब अगर ये एक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक के आगे एक को लग जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ट्रिपल हो जाएगा। तो डबल ट्रिपल ऐसे अगर आप जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर उतने टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो दिस वन इज ए, तो 2a क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अगर ये a है तो 3a क्या हो जाएगा, उसका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। 2a को मान लो कि ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर भी है, ठीक है। आई होप पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड वी हैव अ एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में वेक्टर्स जो होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल तभी कहलाते हैं जब उनके बीच में डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। इफ वेक्टर ए इज इन द डायरेक्शन लेफ्ट साइड और अगर दूसरा वेक्टर है वो इसके जस्ट ऊपर रखा है और उसको है ना हमने इस तरफ रख रखा है, तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कौन सा वाला पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है जी। वहां पे अगर तुम एंटी पैरेलल करना है किसी को भी तो तुम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो नेगेटिव वाले, जैसे कि ये है, अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -1, ठीक है, सॉरी -1 से मल्टीप्लाई करना है हमको, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है सो दैट द वेक्टर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ टाइप का जो वेक्टर आता है हमारे पास में, फोर्थ वेक्टर, इट इज अ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर्स आर इन द सेम लाइन, सेम एक्सिस पे होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर ये रहा और ये वेक्टर अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में इसी लाइन पे जा रहा है तो जस्ट इसी के ऊपर अगर कोई वेक्टर प्लेस कर दूं मैं तो बोथ आर इन द
कोलिनियर वेक्टर, रुको मैं आपको इसके अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। आई हैव अ पेन, वेट अ सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव अ वेक्टर ए, नाउ वी हैव अ वेक्टर बी। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मैं इसका पेन का कैप निकाल देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। इट इज अ टिप, ये वेक्टर का टिप है, मतलब ये हेड है, ये टेल है। दिस वन इज अ हेड एंड दिस वन इज अ टेल। सो दिस टू वेक्टर्स आर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे, और ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे एक दूसरे के कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक ही लाइन के अलॉन्ग है। दिस वेक्टर्स आर नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर्स के बीच में अगर देखो तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0। तो एक तो 0 एंगल बन सकता है, आइदर ये दोनों एक दूसरे के इस तरह से हो सकते हैं, तो 180 डिग्री का भी एंगल क्रिएट हो सकता है। दिस वेक्टर आर नोन एज अ कोलिनियर। देखो एक ही लाइन पे, तो कोलिनियर वेक्टर, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज अ कोलिनियर वेक्टर। ये पैरेलल हो जाएगा, दिस वन इज अ एंटी पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में वेक्टर्स आते हैं। नेक्स्ट वेक्टर वी हैव जीरो वेक्टर, ठीक है जी। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ही 0 है तो ये दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, आर्बिटरी डायरेक्शन नोन, इसका डायरेक्शन आर्बिटरी होता है, नोन होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड होगा। तुम खुद अज्यूम करो, अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, देन यू विल गेट द 0। अब मुझे बताओ कि 0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0, डायरेक्शन किधर होगा, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ अ जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट जो वेक्टर है हमारे पास में यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक्चुअल में ऐसा वेक्टर होता है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1। द वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो खुद से ही खुद को डिवाइड करता है, ठीक है, उस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देखो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम 5 में 5 का डिवाइड लगाओगे क्या होगा, 1 मिलेगा। अच्छा, इफ यू डिवाइड 10 by 10 देन व्हाट विल यू गेट, 1। ओके, इफ यू डिवाइड 30 by 30 व्हाट विल यू गेट, 1। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हु इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, खुद के मैग्नीट्यूड से खुद ही डिवाइड हो रहा है। तो जब वो ऐसा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। ये देखो ये लिख रखा है ए वेक्टर अपॉन ए, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पे, जैसे कि अगर एक नॉर्मल वेक्टर है, इसका अगर यूनिट वेक्टर लिखना है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए कैप, ठीक है। ए कैप से अगर आपको पता पड़ जाएगा कि ये एक यूनिट वेक्टर है। अगर आपने इसके ऊपर कैप नहीं लगा रखा है तो ये तो सिंपल ए हो गया, और इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है तो दिस इज अ वेक्टर, और इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दो तो ये ए वेक्टर हो गया, आई मीन यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर खुद और खुद का मैग्नीट्यूड, वो खुद को खुद में ही डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक बात सोचो, यूनिट वेक्टर जो है इसमें है ना, इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, ठीक है, वो हम आगे वाले में पढ़ेंगे। सेकंड, ये सोचने वाली बात है कि इसको ए कैप बोलते हैं, और क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके, इसका एक और नाम होता है ए हैट, ठीक है। ए कैप भी बोल सकते हो या फिर ए हैट भी बोल सकते हो, बट ए हैट इज नॉट अ कॉमन वर्ड, सो दैट वी ऑलवेज यूज द ए कैप, ठीक है जी। देखो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे उसको, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक्स आई और जे क्या है हमारे पास में, इट इज अ ऑर्थोगोनल वेक्टर। आगे आगे आएगा, आपको पता पड़ जाएगा व्हाट इज द एक्स आई और जे, सॉरी आई जे और के क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड निकालना भी बहुत ईजी होता है। इसका अगर तुम्हें एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसके ऊपर लग जाएगा मोड लगने के बाद में जिस चीज के आगे आई कैप जे कैप और के कैप है उन सब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई जे और के के साथ वालों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड देन यू हैव टू पुट अंडर रूट, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं वेक्टर के लिए एक एग्जांपल लिखा है, देख जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम क्या करोगे, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, 25 प्लस 16 प्लस 4, देखो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 25 हो गया 45, तो अंडर रूट 45 इज द ए वेक्टर। ए वेक्टर का क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, रुको मैं आपको बताता यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हाउ डू वी फाइंड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ओके, सो देखो अभी ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो ए वेक्टर, ए गैप क्या होगा, वेक्टर खुद अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। वेक्टर खुद क्या था, 5i कैप 4j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट 45। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज 5 अंडर रूट 5 i कैप 4j कैप प्लस 2k, सो 4j कैप अपॉन अंडर रूट 45 और 2 अंडर रूट 45। दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, अब आपको यहां तक समझ में आ गया है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आई जे और के, अभी जो आपको मैंने बताया था आई जे और के, वो हमारे क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मस्ट फॉर्म अ राइट हैंडेड ट्राइड। राइट हैंडेड ट्राइड फॉलो करने चाहिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल राइट हैंडेड ट्राइड कैसे फॉलो करते हैं मैं समझाता हूं इसको। ठीक है, देखो नेचर में 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, सपोज इट इज आई कैप, इट इज आई कैप, और मैं इसके एक्सिस में ले लेता हूं जे कैप, सॉरी आई कैप और जे कैप, मतलब कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास में, वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस में क्या होता है जे कैप। एज यू सीन, देखो आपको ये जैसा दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई कैप होता है और ये वाई कैप होता है। अब क्या बोला है, ऑर्थोगोनल वेक्टर मस्ट फॉलो द राइट हैंडेड ट्राइड। राइट हैंडेड ट्राइड फॉलो करना चाहिए। अब राइट हैंडेड ट्राइड क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन तो मैंने लिख रखी है, लेकिन आपको समझाना मेरा काम है, तो मैं पहले ये समझा देता हूँ व्हाट इज अ राइट हैंडेड ट्राइड। राइट हैंडेड स्क्रू रूल फॉलो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड एक्स एक्सिस में हमारा पाम आ जाएगा, एक्स एक्सिस में पाम आ जाएगा, और वाई एक्सिस की तरफ अगर तुम इसको फॉलो करोगे, ऐसे कर्व बनाओगे, ऐसे कर्व बनाओगे, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ अ जेड एक्सिस। ठीक है, हमेशा यही होगा। अभी मैंने एक्स इधर माना है और वाई इधर माना है, देन मैं एक्स से वाई की तरफ जब मूव करूंगा, एक्स से वाई की तरफ मूव करूंगा, तो मेरा थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। यहाँ पे जेड एक्सिस है, अभी नीचे है। ठीक है, अभी मैं पलटता हूं, एक्स और वाई के डायरेक्शन बदल देता हूं। ठीक है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मेरा जेड एक्सिस किधर आएगा, तो देखो एक्स से वाई की तरफ मूव होना है आपको, तो पाम किसको शो करेगा, पाम शोज द एक्स एक्सिस। आपको मूव करना है वाई एक्सिस पे, देन योर थंब विल शोज द जेड एक्सिस। तो देखो मेरा थंब जो है वो जेड एक्सिस, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये थंब ऊपर जा रहा है तो ये हो गया जेड। इस तरह से अगर कोई राइट हैंडेड ट्राइड फॉलो कर रहा है, तो दिस वेक्टर्स आर नोन एज द ऑर्थोगोनल वेक्टर। आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों फॉलो करते हैं, तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हो जाएंगे। राइट हैंडेड रूल, आई मीन राइट हैंडेड ट्राइड भी आपको समझ में आया होगा। आई कैप को रिप्रेजेंट करोगे एक्स वेक्टर अपॉन एक्स, जे कैप को रिप्रेजेंट करोगे वाई वेक्टर अपॉन वाई, और के कैप को रिप्रेजेंट करोगे जेड वेक्टर अपॉन जेड। तो अगर तुम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देन यू विल गेट द एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
And if you are still confused, ask me your doubts on my Instagram handle Sync Physics with Suraj. ठीक है, ये चैनल को सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को डीएम में कुछ भी क्वेरी और डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड फॉलो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब का चैनल. चलो नेक्स्ट वी हैव अ पोलर वेक्टर एंड एक्साइल वेक्टर. ठीक है, पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं? पोलर वेक्टर्स दिस हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस. ऐसे ऐसे वेक्टर्स जिनका क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर पॉइंटिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है. एग्जाम्पल के लिए फोर्स की बात करते हैं हम. ठीक है, फोर्स है तो फोर्स जो होता है हमारे पास में, उसका कहीं ना कहीं पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. अगर तुम टॉर्क की बात करोगे तो उसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. और तुम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, मतलब जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी वेक्टर का, किसी न किसी पोल से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उस तरह के वेक्टर्स को क्या कहते हैं? हम पोलर वेक्टर बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स. ठीक है, मेरे को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करनी है तो मेरा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है ना. मेरे को किसी चीज़ को पुश करना है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ, देन आई ऑल्सो हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. देन दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स नोन एज अ पोलर वेक्टर्स. 9th हमारे पास में आता है एक्साइल वेक्टर्स. देखो एक्साइल वेक्टर्स के लिए भी यही सीन है कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रू रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा. चलो, एक्साइल वेक्टर्स होते हैं दिस रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट. एक्साइल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो जहां जहां पे रोटेशन की बात आ जाएगी वहां पे हम क्या बात करेंगे? एक्साइल वेक्टर्स की. एग्जाम्पल लेते हैं हम, विंडोज को ओपन क्लोज करना. तो विंडोज क्या होती है? ऐसे रोटेट करती है. फैन का रोटेशन होना, फेरिस व्हील का रोटेशन जिसमें आप सब बैठते हो, या फिर सर्कुलर मोशन की बात कर लो. तो इस तरह के सभी रोटेशनल इफेक्ट्स के अंदर क्या आता है हमारे पास में? एक्साइल वेक्टर्स आता है, एक्साइल वेक्टर्स आते हैं. और इन एक्साइल वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इनका डायरेक्शन निकाला जाता है, वो देख लेते हैं अभी हम. राइट हैंड स्क्रू रूल यहाँ पे भी काम आएगा, और तुम्हें है ना राइट हैंड को फॉलो करना है. लेफ्ट हैंड यूज करके कोई भी इस एक्साइल वेक्टर का डायरेक्शन नहीं निकालेगा. ठीक है जी, अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड रूल. चलो, अगर कोई चीज, देखो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, योर पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ अ रोटेशन एंड योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं. ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है? ठीक है, क्लॉक ऐसे जा रही है आपके लिए, तो आप आपके सामने वाली क्लॉक को अज्यूम कर लो, या फिर आपके सामने कोई क्लॉक पड़ी है. तो जब क्लॉक ऐसे रोटेट करेगी, देन अगर मेरे लिए तो क्लॉक ऐसे रोटेट करिए, अगर मैं फ्रंट में देख रहा हूँ, ठीक है, तो क्लॉक जब ऐसे रोटेट करी तो मैं मेरी पाम्स को क्या करूंगा? ऐसे रोटेट करूंगा. ठीक है, तो मेरी पाम्स ऊपर से नीचे जा रही है, देन मेरा जो थंब है वो शो करेगा किसको? वेक्टर को शो करेगा, ऑब्वियसली एक्साइल वेक्टर को. अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए इधर. देखो मैं मेरे राइट हैंड से बता रहा हूं, आप आपके राइट हैंड से ट्राई कर सकते हो. आपका राइट हैंड लो और क्लॉक को एक ऑब्जर्व करो, क्लॉक को. ठीक है, तो क्लॉक के डायरेक्शन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को मेंशन करो. जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका एक वेक्टर का, मतलब आपका जो थंब शो करेगा वो एक्साइल वेक्टर को किस तरफ शो करेगा, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने है ना ऐसे ही दिखा रखा है, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मेंशन किया है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा एक्साइल वेक्टर ऊपर की तरफ, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगा तो मेरा एक्साइल वेक्टर नीचे की तरफ. तो दिस इज द टेक्टिक्स टू फाइंड द एक्साइल वेक्टर डायरेक्शन. ठीक है, 10th हमारे पास में आता है कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो सिर्फ एक ही प्लेन में होते हैं. जैसे कि अगर मैं इस डेस्क को मान लूँ मेरा प्लेन, दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, दिस इज अ स्मॉल वेक्टर सी. ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में प्लेस्ड है, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे. बट अगर मैं बात करूँ किसी और प्लेन में रखे हुए वेक्टर्स की, तो वो इन तीनों के कोप्लेनर बिल्कुल भी नहीं होंगे. ठीक है, सो द 3 or more vectors are called coplanar vectors if they lie in the same plane. सेम प्लेन में होंगे तो वो एक दूसरे के कोप्लेनर होंगे. एग्जाम्पल, ए बी और सी दिख रहा है आपको, ये कोप्लेनर है. इधर सी और डी कोप्लेनर है, लेकिन सी और डी ए बी सी के कोप्लेनर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोथ आर द डिफरेंट प्लेन. ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है. ठीक है, और लास्ट में हमारे पास में आता है नेगेटिव वेक्टर्स.
नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, जब हम किसी वेक्टर को उसके नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास में वेक्टर b है और ये डायरेक्शन इधर है इसका, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं -1 से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का b, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल अलग, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। सो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर्स के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। हमने अभी पढ़ा है इक्वल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा है एक्साइल वेक्टर्स पढ़े हैं, पोलर वेक्टर्स पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड सो ऑन। सारे वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना और इन सभी वेक्टर्स से रिलेटेड जो रूल्स आएंगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए। और as you can see that these are the colorful notes and very colorful notes, so please अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और ये मेरे कलरफुल नोट्स को वहाँ से डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर।